नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया योग, बोले ये जीवन का बना आधार, विश्व के हर कोने में इसकी गूंज। प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पलटे सुबोधकांत साहब, बीजेपी ने खोला मोर्चा, कहा माफी मांगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले सुनहरे भविष्य की राह में है अग्निपथ योजना, युवाओं से की शांत रहने की अपील। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के नाम पर मंथन करेगी बीजेपी, आज होगी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। अग्निवीरों पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान, बोले हरियाणा में गारंटी के साथ मिलेगी नौकरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कर्नाटक के मैसूर पैलेस गार्डन पहुंचकर वहां पर मौजूद करीब 15,000 लोगों के साथ योग किया। इस मौके पर उन्होंने योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए जीवन में इसके महत्व के बारे में बताया और कहा कि निरोग शरीर के लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज विश्व के हर कोने से योग की गूंज सुनाई दे रही है और यह जीवन का आधार बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम कितने तनावपूर्ण माहौल में क्यों ना हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है और इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना चाहिए। हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है और हमें योग को अपनाना भी है। उन्होंने कहा कि घर में योग का प्रचार हुआ, योग पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बल्कि वे ऑफ लाइफ बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें योग को जीना भी है और योग को जानना भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैसूर जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों में जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया गया है, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। मैं इस थीम के जरिए योग के संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना और राहुल गांधी की ईडी में पेशी के विरोध में कांग्रेस ने जो है जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया था। इस दौरान कांग्रेस नेता सुबोधकांत साय ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अब सियासत गर्मा गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोधकांत साय ने कहा कि मोदी हिटलर की राह चलेंगे तो हिटलर की मौत मरेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता सुबोधकांत साय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी हिटलर टिप्पणी पर माफी मांगने की बात कही है। साथ ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा है। अनुराग ठाकुर ने गुस्से भरे अंदाज में कहा कि अगर कांग्रेस प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करती रही तो मतदाता कांग्रेस को गुजरात और देश के हर राज्य में सजा देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि कांग्रेस नेता द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी उनकी सोच और चिड़चिड़ापन को दर्शाती है। दरअसल सुबोधकांत ने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के बीच खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से की और कहा कि अगर मोदी हिटलर की राह पर चलेंगे तो हिटलर की मौत मरेंगे। सुबोधकांत आगे बोले कि मोदी को शायद पता नहीं है कि हम किस परंपरा को फॉलो करते हैं। राहुल गांधी मोदी की आंख में आंख डालकर बात करते हैं। ये झारखंड में सीएम को कैसे हटाया जाए रोज षड्यंत्र कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी ने हिटलर का सारा अध्याय पार कर दिया है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में भड़के युवाओं के बीच जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निपथ को सुनहरे भविष्य के अनेकों अवसर से देखने का मार्ग बताया है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुलाकात करने आए कुछ नौजवानों से बातचीत में कहा कि अग्निपथ वो रास्ता है जिस पर आप सुनहरे भविष्य के अनेक अवसर देखेंगे। वे नौजवान ये जानना चाहते थे कि अग्निपथ योजना के माध्यम से वह कैसे एक सैनिक के तौर पर देश की सेवा कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवावस्था के शुरुआती 4 वर्षों में पूरे समर्पण से देश सेवा करने के बाद अर्धसैनिक बल, सिविल पुलिस और अनेक सरकारी विभागों में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा स्वरोजगार शुरू करने के लिए सरकारी कर्ज का विकल्प भी खुला रहेगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र की जो है नरेंद्र मोदी सरकार की विरोधी राजनीतिक पार्टियां अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं को भ्रमित कर रही है, जबकि दूसरी ओर भारतीय सेना के वर्तमान तथा पूर्व अधिकारी इस योजना की तारीफ कर रहे हैं। सीएम योगी ने युवाओं को आश्वस्त किया कि अग्निवीर का भविष्य सुरक्षित होगा। यह एक संकीर्ण सोच है। 4 साल बाद के बाद जो है अग्निवीर किसी काम के नहीं रहेंगे और वे समाज के लिए खतरनाक बन जाएंगे। ऐसी सोच जो है समाज में
अलग अलग छोटी मानसिकता के लोग के द्वारा फैलाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सच्चाई यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इजराइल, चीन और फ्रांस जैसे देशों के नौजवान अग्निपथ जैसी योजनाओं से जुड़कर गौरव का अनुभव करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के नाम पर मंथन के लिए भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। ये बैठक शाम 6:45 पर शुरू होगी। सूत्रों ने बताया कि बैठक शाम को बीजेपी मुख्यालय में हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शिरकत कर सकते हैं। बीजेपी ने इस चुनाव के सिलसिले में पहले ही एक 14 सदस्यीय प्रबंध दल गठित किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई अन्य मंत्री, बीजेपी के 3 महासचिव और कुछ अन्य नेता इसके सदस्य हैं। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर पार्टी की 14 सदस्यीय प्रबंध टीम के साथ रविवार को चुनावी रणनीति पर चर्चा की थी। बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्ष सहित अन्य राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करने के लिए अधिकृत किया था। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह दोनों ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनाने के लिए अभी तक एनसीपी प्रमुख शरद पवार, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार, बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला सहित वरिष्ठ नेताओं से बात भी की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि अग्निपथ योजना के तहत सेवा देने के बाद अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा में नौकरी दी जाएगी। हरियाणा के सीएम ने मंगलवार को इस बाबत जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं घोषणा करता हूं कि अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्ष देश की सेवा करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार ने भी अग्निवीरों को उनकी सेवा समाप्त होने के बाद नौकरी देने का ऐलान किया था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं राज्य के सभी युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश के जो भी युवा अग्निवीर के रूप में राष्ट्र सेवा करेंगे, उन सभी को मां भारती की सेवा के उपरांत राज्य की पुलिस, आपदा प्रबंध, उपनल व अन्य संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। आप सभी किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सदैव प्रतिबद्ध है। और इसके साथ ही अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे बवाल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराज युवाओं को आश्वासन देते हुए ट्वीट किया था कि युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नया आयाम प्रदान करने वाला और भविष्य को स्वर्णिम बनाने वाली है। आप किसी बहकावे में ना आए। मां भारती की सेवा हेतु संकल्पित हमारे अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार अग्निवीरों को पुलिस व अन्य सेवाओं में वरीयता देगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया योग, बोले ये जीवन का बना आधार, विश्व के हर कोने में इसकी गूंज। प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पलटे सुबोधकांत साहब, बीजेपी ने खोला मोर्चा, कहा माफी मांगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले सुनहरे भविष्य की राह में है अग्निपथ योजना, युवाओं से की शांत रहने की अपील। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के नाम पर मंथन करेगी बीजेपी, आज होगी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। अग्निवीरों पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान, बोले हरियाणा में गारंटी के साथ मिलेगी नौकरी। कभी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर दुनिया भर में लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान भी इसमें पीछे नहीं रहे। सिक्किम में आईटीबीपी के जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के बीच योग का अभ्यास किया। वहीं संख्या में यहाँ जवानों ने दिन की शुरुआत की और योग के माध्यम से अपने दिन की शुरुआत कर एक योग अभ्यास किया। आईटीबीपी के जवानों ने उत्तराखंड के हिमालय में काफ़ी अधिक ऊंचाई पर योग किया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीरों ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड में 14,500 फीट की ऊंचाई पर योग का अभ्यास किया है। कुछ दिनों पहले आईटीबीपी के जवानों ने 22,850 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड हिमालय में बर्फ के बीचों बीच योग का अभ्यास किया था। आईटीबीपी पर्वतारोही पिछले हफ्ते माउंट अबीगामिन की चोटी पर थे, जहां रास्ते में इन्होंने बर्फ से ढके पहाड़ों पर योगाभ्यास किया था।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हिमवीरों ने उत्तराखंड में 14,500 फीट की ऊंचाई पर योग का अभ्यास किया और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम सहित देश के कई दूसरे हिस्सों में आईटीबीपी के जवानों ने हजारों फीट की ऊंचाई पर योगासन किया। अभी हाल ही में आईटीबीपी के जवानों ने 22,850 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड हिमालय में बर्फ के बीचों बीच योग का अभ्यास किया था। आईटीबीपी पर्वतारोही पिछले हफ्ते माउंट अबिन गाबिंग की चोटी पर थे और आईटीबीपी पर्वतारोही की 14 सदस्यीय टीम ने 1 जून को बर्फ के बीचों बीच 20 मिनट तक योग का अभ्यास किया, जो अब तक सबसे अधिक ऊंचाई वाला योगाभ्यास का रिकॉर्ड बन गया है। दुनिया भर में आज 8वां इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है और इस दिन लोग इकट्ठे होकर योग करते हैं और दुनिया में योग के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। योग का मानव जीवन में महत्व को देखते हुए हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और इस बार भी पूरी दुनिया भारतीय योग के रंग में रंगी नजर आ रही है। फिजी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के लोग योग करते नजर आ रहे हैं। आज सुबह करीब 3:15 बजे सबसे पहले फिजी में योग दिवस मनाया गया। उसके बाद न्यूजीलैंड के स्काई टावर में योग दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया। फिर ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में क्रिकेट क्लब में योगाभ्यास किया गया। सुबह करीब 4 बजे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग का अभ्यास लोगों ने किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबसे पहले फिजी में लोगों ने भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 3:15 बजे योग का अभ्यास किया। ये आयोजन फिजी के एल्बर्ट पार्क में किया गया था। फिजी के बाद न्यूजीलैंड में योग दिवस मनाया गया। यहाँ स्काई टावर पर योग का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को देश भर में लेकर इसको बवाल जारी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीनों सेनाओं के प्रमुख से मुलाकात करेंगे। बताया गया है कि मुलाकात में अग्निपथ योजना पर चर्चा होगी। पीएम मोदी थल सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुख से मुलाकात कर इस पर चर्चा करेंगे। देश के 13 राज्यों में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर भारी विरोध के बीच रविवार को ही तीनों सेना प्रमुख ने साफ कर दिया था कि ये योजना वापस नहीं होने वाली है। इससे पहले सेना के अधिकारियों ने देश के युवाओं को इस योजना से जुड़ी जानकारी भी दी थी, फिर चेतावनी दी और उसके बाद इस योजना को वापस न लेने का ऐलान कर दिया। अग्निपथ योजना से जुड़ी हर बारीकी की जानकारी देने के लिए आज तीनों सेनाओं के प्रमुख प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक तीनों सेना प्रमुख पीएम मोदी से अलग अलग मुलाकात करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मुद्दे पर कहा है कि सुधार कुछ समय के लिए बुरे लग सकते हैं, लेकिन इसी से नए लक्ष्य हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म के जरिए ही हम नए लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। हमने डिफेंस और स्पेस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया और इस बीच थल सेना भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। देश के उत्तरी पूर्वी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिससे असम के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं और इस दौरान भारतीय सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को सिलचर के शहरी और ग्रामीण हिस्सों सहित कछार जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान चलाते देखा गया। अधिकारियों के अनुसार असम के सिलचर शहर और कछार जिले के विभिन्न हिस्सों में गर्भवती महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों समेत 3000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया गया। असम के कछार जिले में बीते दिनों लगातार हो रही बारिश के बाद भूस्खलन की घटना देखने को मिली थी, जिसमें 2 लोगों की दबने से मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि कामरूप ग्रामीण के पालेपारा गांव में बाढ़ के कारण एक 40 वर्षीय कैंसर रोगी 3 दिन से फंसी हुई थी, जिसे भारतीय सेना ने रेस्क्यू कर इलाज के लिए गुवाहाटी के अस्पताल भेज दिया है। आपको बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निधि समर्पण योजना के तहत दान देने का सिलसिला जारी है, मगर इसी दौरान 22 करोड़ रुपए से ज्यादा के 15,000 चेक बाउंस भी हुए। विश्व हिंदू परिषद की जिला इकाइयों की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट को दान के रूप में अब तक 3400 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हो चुकी है और इसी रिपोर्ट में दान के धन से संबंधित बैंक चेक के बाउंस होने के बारे में भी सूचना दी गई है, लेकिन उनके कारणों का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय में प्रबंधक प्रकाश गुप्ता ने सोमवार को बताया कि बाउंस हुए चेकों के बारे में अलग से एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर कौन कौन से चेक बाउंस हुए हैं
और उनके कैंसिल होने के क्या कारण रहे। उन्होंने कहा कि अनेक चेक जो है स्पेलिंग की गलती या हस्ताक्षर मेल नहीं खाने व अन्य तकनीकी कारणों से बाउंस हुए। छोटी छोटी गलतियों की वजह से बाउंस हुए चेकों को बैंक के सामने दोबारा प्रस्तुत किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अयोध्या में रहने वाले दानदाताओं के चेक सबसे ज्यादा संख्या में बाउंस हुए। अकेले अयोध्या जिले में 2000 से ज्यादा चेक बाउंस हुए। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया योग, बोले ये जीवन का बना आधार, विश्व के हर कोने में इसकी गूंज। प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पलटे सुबोधकांत साहब, बीजेपी ने खोला मोर्चा, कहा माफी मांगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले सुनहरे भविष्य की राह में है अग्निपथ योजना, युवाओं से की शांत रहने की अपील। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के नाम पर मंथन करेगी बीजेपी, आज होगी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। अग्निवीरों पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान, बोले हरियाणा में गारंटी के साथ मिलेगी नौकरी। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। इनसेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। लोकसभा के चुनाव वैसे तो 2024 में होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि आजमगढ़ रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। यह दोनों इसी के समाजवादी पार्टी के सांसदों के इस्तीफा देने के बाद ये दोनों सीटें खाली हुई हैं, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि इस बार दोनों सीटों पर कमल खिलाया जाए। इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन सीटों पर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और इसकी कमान अपने हाथ में ले ली है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी अभी इन सीटों पर प्रचार का कोई प्लान नहीं बन पाया है, जबकि चुनाव प्रचार कल थम जाएगा। रामपुर आजमगढ़ में उपचुनाव के लिए 23 जून को वोट डाले जाएंगे। प्रचार की जो है अंतिम दिन 21 जून है। एक तरफ जहां बीजेपी इन सीटों पर धुआंधार प्रचार करने में जुटी है, तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन चुनाव की कमान अपने हाथ में उन्होंने ले ली है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो है आजमगढ़ चुनाव प्रचार करने के लिए अभी तक नहीं पहुंचे हैं और ना ही वो रामपुर पहुंचे, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां पहले आजमगढ़ में चुनाव प्रचार किया और सभा पर जमकर हमला बोला, वहीं अब 21 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजम खां के गढ़ रामपुर में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। और जाहिर है कि बीजेपी इन सीटों को जीतकर 2024 से पहले जनता के बीच एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी कर रही है और इसलिए बीजेपी के तमाम मंत्री, सांसद, विधायक लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एटा जनपद में जिलाधिकारी के कार्यालय के पास बने धरना स्थल पर भारतीय किसान यूनियन भानु ने सोमवार को किसान पंचायत का आयोजन किया। उन्होंने सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की। इस पंचायत में सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल हुए। इस दौरान किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो एटा में वो महाभारत होगा कि यहाँ के सारे अधिकारी मुख्यमंत्री द्वारा सस्पेंड किए जाएंगे। भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर की गई विशाल पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के भानु ने राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी हिस्सा लिया। जिला अधिकारी एटा को संबोधित करते हुए कहा गया कि औरैया के डीएम हमारी बात नहीं मानते थे। हमने कहा कि तुम चले जाओगे, मान जाओ। वो बोले तुम कौन हो, मैं कहाँ, हम कहाँ। तो वहीं भानु उनकी समझ में नहीं आया। हमने एक फोन कर दिया और मुख्यमंत्री को 10 घंटे के अंदर उन्हें हटाना पड़ा।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सुरक्षा बलों ने आज सोपोर में एक आतंकी को मार गिराया और अभी भी मुठभेड़ चल रही है। जानकारी के अनुसार यह एनकाउंटर तुलीवल इलाके में हुआ है और इस मामले पर कश्मीर जोन की पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है। ट्वीट कर बताया गया है कि सोपोर में हुए एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया गया है और ऑपरेशन जारी है। इससे पहले कश्मीर जोन के पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि सोपोर के तुलीवल इलाके में एनकाउंटर शुरू हो गया है। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार को कश्मीर के आईडीजीपी जानकारी देते हुए बताया था कि घाटी में हुई मुठभेड़ में 3 पाकिस्तान आतंकियों समेत कुल 7 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए विजय कुमार ने बताया कि पत्रकारों से कहा कि रविवार को कुपवाड़ा में मुठभेड़ शुरू हो गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मार दिए गए थे और एक पाकिस्तानी आतंकी को आज तड़के सुबह मार दिया गया, जिसमें एक स्थानीय आतंकी शौकत भी शामिल था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सिद्धू की हत्या में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने वाले 3 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन तीनों को गुजरात के कच्छ इलाके में गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े इन तीनों शूटरों में से एक का नाम प्रियव्रत उर्फ फौजी है, जिसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। आरोप है कि प्रियव्रत ने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश और प्लानिंग की थी। हत्या के समय प्रियव्रत गोल्डी बरार के संपर्क में था। वह मूसेवाला की हत्या से पहले फतेहगढ़ के एक पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी में भी नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस गिरफ्तार किए गए शूटरों से मूसेवाला हत्याकांड में शामिल दूसरे बदमाशों के बारे में इनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का कहना है कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल सभी 6 शूटरों की पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने के लिए शूटर गोल्डी बरार के संपर्क में थे। पुलिस ने बताया कि मनप्रीत मनु ने भी सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल सभी 6 शूटरों पर उन पर कई राउंड उन्होंने फायरिंग की थी। दिल्ली पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल एक अन्य शूटर कशिश उर्फ कुलदीप को भी गिरफ्तार किया। अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी और जनेश्वर मिश्र पार्क समेत एलडीए की तमाम आवासीय योजनाओं में 200 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। ये खुलासा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग ने किया है। विभाग ने अपने ऑडिट में वित्तीय वर्ष 2015-16 में घोटाले और गड़बड़ियों की जानकारी देते हुए एलडीए के दोषी अधिकारियों से रिकवरी की भी सिफारिश की है। खास बात यह है कि 200 करोड़ रुपए के घोटाले के वक्त एलडीए वीसी सत्येंद्र यादव थे। आरोप है कि उन्होंने अपने करीबियों और चहेतों को बिना टेंडर के काम देखकर उन्हें लाभ पहुंचाया। अब एलडीए की तरफ से घोटाले के दोषी अफसरों को पत्र भेजकर रिपोर्ट मंगाई जा रही। रिपोर्ट आने के बाद इसे शासन को कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग ने जेपीएनआईसी और जनेश्वर मिश्र पार्क के अलावा गोमती नगर विस्तार, कानपुर रोड की कई योजनाओं में गड़बड़ियां पाई हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जेपी इंटरनेशनल सेंटर के कंसल्टेंट को 3.59 करोड़ रुपए से अधिक की फीस दी गई। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि जेपी सेंटर में पूरी परियोजना की 1.5% फीस जो है वो कंटेंट कंसल्टेंट को चुकाई गई, जिससे एलडीए को 3.60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसी तरह जनेश्वर मिश्र पार्क में 6 गोल्फ कोर्ट खरीदने के लिए 45 लाख रुपए का अधिक भुगतान किया गया था। लकड़ी की 150 बेंच बिना टेंडर के लगवाई गई, जिसमें से 42.68 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। झूले और ओपन जिम बनाने में 55 लाख रुपए की अनियमित भुगतान किया गया और 207 फुट का झंडा लगाने के लिए 1.39 करोड़ रुपए के अनियमित काम कराए गए। लोकार्पण समारोह में भी बिना टेंडर के 1.14 करोड़ रुपए के काम कराए गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने किया योग, बोले ये जीवन का बना आधार, विश्व के हर कोने में इसकी गूंज। प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पलटे सुबोधकांत साहब, बीजेपी ने खोला मोर्चा, कहा माफी मांगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले सुनहरे भविष्य की राह में है अग्निपथ योजना, युवाओं से की शांत रहने की अपील। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के नाम पर मंथन करेगी बीजेपी, आज होगी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक।
अग्निवीरों पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान, बोले हरियाणा में गारंटी के साथ मिलेगी नौकरी।